In today's video, I am going to discuss must-to-do topics, must-to-do activities and must-to-do diagrams. Directorate of Education has shared the information about these must-to-do items in the most important link, academics and examination link. About this link, I posted a video earlier in which I gave the information how to access many important things regarding the exam preparation from this link. And now in today's video, we will be discussing the must-to-do topics along with the activity number and diagrams number they have been shared in that link. But this information is in English and I have translated it into Hindi for the Hindi medium students, and I will share the link for the PDFs of both English and Hindi information about must-to-do topics in the description box of video. From there you can have the look on the topics which you must not skip. Most of the questions will be framed from these must-to-do topics, activities and diagrams. Fine. Most of the faculty members, they have also shared these topics in the form of questions, and I also put in my efforts in this direction. I prepared important questions along with short and easy answers. For Hindi medium students, I have already shared these videos for chemistry, physics and biology portions separately, and I got many responses from many of the students that ma'am, we also need these questions and answers in English medium. On this coming Sunday, I will be sharing the important questions and answers of chemistry portion, after that biology, and then physics in sequence for English medium students. So intimate your friends and classmates. Now take out your NCERT book along with the pencil to tick mark the activities and diagram which you must not skip. तो चलो टिक मार्क करने चलते हैं। जो स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एनसीईआरटी बुक की, वो इंग्लिश मीडियम बुक की है, बट पेज नंबर, एक्टिविटी नंबर, डायग्राम नंबर सब सेम होता है, तो ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से टिक करते हैं सो दैट कि आप उन्हें अपनी लर्निंग, प्रैक्टिस, रिवीजन और क्विक रिवीजन के टाइम पर स्किप मत करना, एक बार उनसे गो थ्रू जरूर होना। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें सबसे पहली एक्टिविटी 1.1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितने भी पीरियोडिक असेसमेंट, सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। और इसी के साथ ही ये डायग्राम भी टिक कर लीजिए, क्योंकि ये भी मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग का डायग्राम है कि जिसमें वाइट फ्यूम्स निकलते हैं और वाइट पाउडर नीचे कलेक्ट होता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। एंड बाकी इस चैप्टर में और कोई एक्टिविटी या और कोई डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट द डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये हम आगे स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, ये सारे पेजेस, इनमें से कोई चीज़ आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलेंगे सीधा, एक बार हम डायग्राम पे जस्ट ऐसे ही गो थ्रू हो लेंगे, बट ज़्यादा जो अटेंशन हमें पे करनी है वो एक्टिविटी 1.1, डायग्राम 1.1, एंड हेयर इज़ द डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, दैट इज़ फिगर 1.6। सो ये भी समटाइम्स ये डायग्राम ही आपके पास एग्ज़ाम में आता है और इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नाउ मूविंग टू लेसन नंबर 2। सो नाउ इन चैप्टर 2 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें भी सबसे पहली एक्टिविटी जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ अबाउट एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, जिसमें से वीक एसिड एंड आपका वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर दिस एक्टिविटी 2.2 इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन 2.3, येस, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड है। और जैसे इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, तो क्या होगा, और ये जो हिंट्स आते हैं और जिनके बाद हमें गैसेस या उनके कलर्स को डायग्नोज करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, तो इस तरह की एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। आफ्टर एक्टिविटी 2.3, नाउ द एक्टिविटी 2.4, जिसमें आपका जिंक मेटल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है। देन एक्टिविटी 2.5, एंड इसमें आपका सोडियम कार्बोनेट एंड देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों को HCl के साथ रिएक्ट किया गया है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, दैट वी ऑल नो। रिगार्डिंग दिस, इस एक्टिविटी को भी ध्यान से करेंगे, इनके रिजल्ट्स, इनकी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आस्क्ड। एक्टिविटी 2.6, जिसमें एसिड्स एंड बेसिस का आपस में रिएक्शन है, और यहाँ पर जो बात की गई है वो
इंडिकेटर्स की है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स फिनोफ्थलीन की कि कलर कैसा चेंज होता है, इस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. एंड एक्टिविटी 2.7, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड देन डाइल्यूट, यानी कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ. देन कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है. एंड एक्टिविटी 2.8, yes, the glucose and alcohol, they are not considered as acid in spite of the fact that they have hydrogen ions in them, that they have hydrogen in them. तो हाइड्रोजन आयंस इनमें नहीं बनते हैं, ये उससे रिलेटेड है. इस पर भी क्वेश्चन 1 और 2 मार्क में रीजनिंग क्वेश्चन आता है. देन एक्टिविटी 2.9, यहाँ है एक सोडियम क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सो इनकी भी ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. देन एक्टिविटी 2.10, ये बहुत बार इसके बारे में नहीं दिया गया कि ये मस्ट टू डू में है. एक्टिविटी 2.11, yes, 2.11 ज़रूर है. yes, the various solutions are given and they are color about the pH paper, ये नहीं पूछा जाता बट उसकी नेचर आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ हिंट देते हुए पूछी जा सकती है. सो pH रिलेटेड है ये एक्टिविटी. एंड द डायग्राम, नाउ द टर्न फॉर डायग्राम, दैट इज, अब ये हम चलेंगे, yes, this, the diagram 2.8, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार प्रक्रिया, ये डायग्राम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फिगर 2.8. सो इस पूरे चैप्टर में जो एक्टिविटीज़ थी 2.1, देन 2.3 to 2.9, 2.11 एंड द फिगर 2.8. अब हम मूव करेंगे लेसन 3 की ओर. लेसन 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु व अधातु. इसमें जो एक्टिविटीज़ की बात की गई है दैट इज 3.1, वाई द सर्फेसिस ऑफ मेटल्स आर रब विथ सैंड पेपर, उन्हें क्यों सैंड पेपर से रब किया जाता है. एंड देन 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, इस तरह से 3.6, ये सारे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हैं. देन 3.7, इसमें सारी ही एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं. 3.8 एंड देन आप टिक मार्क करते रहिए साथ साथ. 3.9, देन 3.10, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, एंड 3.11, 3.12. ये जो टेबल है 3.2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज़. इसके शॉर्टकट को लर्न करने के लिए, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने के लिए एक शॉर्टकट भी का वीडियो भी मैंने आपके साथ पोस्ट किया था, उसे भी आप देख सकते हैं सो दैट कि ये इजीली लर्न हो जाएगी. एंड देन यस, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, ये जो फिगर 3.5 है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. एंड देन द एक्टिविटी 3.13, ये टेबल 3.4 की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. यस, हमारा जो इस बार मेटल नॉन मेटल चैप्टर है वो यहीं तक आ रहा है. ये अकरेंस ऑफ मेटल्स से डिलीटेड है पोर्शन. सो एक बार दोबारा देख लेते हैं बिकॉज यहाँ पर सारी ही एक्टिविटी 3.13 तक, 3.1 से 3.13 तक सारी एक्टिविटीज़ हैं. और 3.5 डायग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और एक ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो 3.2 है टेबल. यस, तो ये लेसन 3 में से इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ एंड डायग्राम्स हैं. तो अब लेसन 4 की ओर चलते हैं. लेसन 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. एज यू ऑलरेडी नो, ये चैप्टर भी हाफ ही आ रहा है हमारा. आगे जो कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस बार डिलीटेड है पोर्शन. यहाँ भी एक्टिविटी 4.1, 4.1 में क्या बात की गई है कि थिंग्स जो मेटल की बनी है या ग्लास की बनी है, दिस यू कैन स्किप. ये इतनी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकें ज़्यादा. टेबल 4.1 भी नहीं. उसके बाद है आपका यस, ये जो इसमें एक्टिविटीज़ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं. तो फिगर्स 4.1, 4.2, 4.3
एंड 4.4 ये जो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के डायग्राम्स हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये फिगर 4.4 के बाद यहाँ आप देख रहे हैं मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिगर 4.5 ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन 4.6 की ओर मूव करेंगे हम। यस, इसमें इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है 4.6, इसे भी टिक कर लीजिए। एंड आफ्टर दैट 4.7 इथीन का, जिसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो फिगर 4.1 टू फिगर 4.7। अब हम बात करेंगे यहाँ एक्टिविटीज़ कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, टेबल्स की बात करेंगे, जो टेबल्स 4.1 टू 4.4। सो लेट्स हैव अ लुक वेयर द टेबल्स हैव बीन गिवन। कहीं अगर हमें टेबल दिए हुए हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। यस, ये जो टेबल 4.1 है इसका मेंशन है मस्ट टू डू टॉपिक में, बट इनकी ये वैल्यूज़ आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू हैव एन आइडिया एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देम कि एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और मीथेन में किन के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी करते हैं, कौन सा किससे ज़्यादा है, किसका कम है। सो 4.1 की जस्ट एक रीडिंग देनी है एंड आफ्टर दैट टेबल हम चलेंगे नेक्स्ट, क्योंकि 4.1 से लेकर के 4.4 तक चारों टेबल इम्पॉर्टेंट है। यस, टेबल 4.2 ये आ गई हमारे पास। यस, इसमें आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन, इथेन, ये होमोलोगस सीरीज़ और इनके स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये आपको ज़रूर करने हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं आइसोमर्स एंड इनके स्ट्रक्चर्स, ये नहीं है। आपको जो डायग्राम्स करने हैं, फिगर्स करनी है, वो 4.1 टू 4.7 और टेबल्स 4.1, 4.2 अभी हमने देखा ही है। ये 4.3 आ गई, जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स की बात की गई है और उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या नेम है, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड आफ्टर दैट लास्ट हमारा टेबल रहेगा 4.4। यस, हेयर इट इज़। सो इसमें भी इनका नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, अगर उसमें हेलोजन ग्रुप लग रहा है, अल्कोहल लग रहा है, एल्डिहाइड लग रहा है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन, एल्काइंस, तो इनके स्ट्रक्चर कैसे आएंगे और नेम जब हम इनका लिखेंगे तो लास्ट में प्रीफिक्स क्या ऐड हो जाएगा। फाइन। सो 4.1 टू 4.4 टेबल आएगी एंड जो फिगर्स हैं वो 4.1 टू 4.7। सो लेट्स मूव ऑन टू लेसन 5। लेसन 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें जो हमारी टेबल्स हैं, बिकॉज इनमें फिगर्स नहीं है, इनमें टेबल्स हैं, तो कौन सी टेबल है 5.4। एक बार ये 5.1 नहीं है इम्पॉर्टेंट। टेबल 5.2 डॉबेराइनर ट्रेड्स, इसमें भी नहीं आपको करने की ज़रूरत, वैसे इसके ट्राइड्स पूछे जाते हैं समटाइम्स, तो वो आपके पैराग्राफ्स में भी हैं या क्वेश्चंस में भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। हम सीधा मूव करेंगे टेबल 5.4 की ओर, जो हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट बताई गई है। यस, ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, बट ये आपको पूरी तरह से क्रैम या लर्न नहीं करनी है। जस्ट एक बार इनके पैटर्न्स आप देख लेंगे, इसमें कितने पीरियड्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। एंड आफ्टर दिस डेफिनेटली ये 5.5 भी नहीं करनी है आपने, बिकॉज इनके भी ऑक्साइड और क्लोराइड के फॉर्मूला नहीं पूछे जाते। जो भी इन्फॉर्मेशन इस टेबल से रिलेटेड है वो आपके क्वेश्चंस में कवर हो गई है। अब हमारा आएगा 5.6 टेबल, जो कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। यस, ये यहाँ पर ये 5.6 टेबल है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, एज यू ऑलरेडी नो कि इससे रिलेटेड इसको भी जस्ट एक पैटर्न्स को और एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है, इसको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए, कोई इनसे डायरेक्टली कोई ऐसे क्रैम नहीं करना है आपने इनको, जस्ट एक बार इनसे गो थ्रू हो जाना कि कौन कितने पीरियड्स, कितने कॉलम्स हैं, पोजीशन कैसे डिसाइड होती है एलिमेंट्स की, और हम इसमें पैटर्न्स क्या फॉलो होते हैं। एंड आफ्टर दैट अब हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो एक्टिविटीज़ अभी तक कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 5.4, 5.5 नथिंग। सीधा हम एक्टिविटी 5.6 यस ट्रेंड्स, जिसमें कि वैलेंसी, एंड देन 5.7 एटॉमिक साइज, 5.8 ये जो वेरिएशंस हो रहे हैं, देन 5.9, 5.10 एंड देन इन द लास्ट 5.11। तो 5.6 टू 5.11 जो पैटर्न से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो, कि हाउ द टेंडेंसी चेंज फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और फ्रॉम गोइंग डाउन इन अ ग्रुप। अगर हम किसी समूह में नीचे जाते हैं या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो किस तरह से ये सारी चीज़ों में पैटर्न में चेंज आता है, जिनसे इनसे रिलेटेड है ये एक्टिविटीज़। अब हम चैप्टर 6 करेंगे।
चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस काफ़ी लंबा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मेनली आपकी फिगर्स हैं, कोई एक्टिविटीज़ या कोई टेबल्स नहीं है। तो सीधा हम फिगर पे चलेंगे 6.5 पे। उससे पहले कोई भी फिगर आपकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये 6.1 2 3 हाँ लेंगे आप इसे, ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा 6.3 यस। एंड 6.3 के बाद 6.5 जिसमें अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण, ये वाला डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। एंड देन 6.6 ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का। और वैसे इस पर भी डायग्राम डायरेक्टली नहीं आता है, बट आपको पार्ट्स की लेबलिंग, उनके फंक्शंस क्लियर होने चाहिए। एंड देन 6.7 इसे टिक मत करिएगा, 6.8 यस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का विखंडन। ये फ्लो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली नहीं आता है लेकिन आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। 6. कोई एक्टिविटी नहीं हमने देखनी है। ये सब डायग्राम्स और एक्टिविटीज़ जो है ना, जैसे अब आपको एक रिवीजन कर रहे होगे तो इन्हें फटाफट से ज़रूर देख लेना एग्ज़ाम से पहले, तो दैट कि जब आप ऐसी इस तरह से जब पन्ने पलटते हो ना और डायग्राम्स और इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो तो बहुत सारी बातें आपको एग्ज़ाम टाइम में याद आ जाती हैं जो आपने देखा होता है। 6.9 ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ये भी डायरेक्टली डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता है, बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो एक बार बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से इन पिक्चर्स को ज़रूर देख लेना, इन डायग्राम्स को। देन 6.10 ये हमारा सेक्शनल व्यू है ह्यूमन आर्ट का, अनुप्रस्थ काट, कौन सी चीज़ कहाँ से हो रही है, कहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, किस वाली वेन का क्या नेम है, वो कहाँ से आती है, कहाँ ब्लड लेके जाती है, तो ऑल दीज थिंग्स। थ्योरी तो देखो क्लियर करनी ही पड़ेगी, ये वाला नहीं आपके उसमें मेंशन। 6. यस मूविंग ऑन, ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। 6.12 भी अब आएगा सीधा ये 6.13। इसमें भी आपके साथ जो मैंने बायोलॉजी के नोट्स आपके साथ क्वेश्चन आंसर शेयर किए थे, उनमें डायग्राम्स भी मैंने इसे काफ़ी इजी करके बनाना दिखाया हुआ है कि कैसे इसका जो फिगर है वो बहुत इजीली बनानी है आपने, और किन किन पार्ट्स को ही लेबल करेंगे तो वही इंपॉर्टेंट है और वहीं आपके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। एंड देन यस ये वाला सेम फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी, वृक्काणु की संरचना का भी बहुत इजी डायग्राम, यहाँ एनसीईआरटी में ज़रूर थोड़ा टफ है लेकिन इसको स्किप नहीं करना है। बहुत बार नेफ्रॉन का डायग्राम डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, नेफ्रॉन का भी और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का भी। तो ये दोनों ही बहुत आसान तरीके से उन नोट्स में बने हुए हैं। हिंदी मीडियम वाले ऑलरेडी देख चुके हैं, सो इंग्लिश मीडियम वालों को भी ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी आपको। फ्रॉम द नेक्स्ट संडे मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दूंगी। फाइन, तो 6 चैप्टर में इतना ही, और इसके बाद अब चलते हैं 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये पूरी तरह से डिलीटेड है, सो हम अब 8th चैप्टर देखते हैं। सो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये जीव जनन कैसे करते हैं, इस वाले चैप्टर में यहाँ भी काफ़ी चित्र हैं। इसमें भी कोई एक्टिविटी नहीं आपको पढ़नी है। हाँ, पढ़ने को आप जब ये पढ़ रहे हैं, बट अब टाइम बहुत कम है तो हम थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी करेंगे। दैट्स वाई ये मस्ट टू डू जो टॉपिक्स हैं, डायग्राम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनकी तरफ ध्यान देना। तो सबसे पहला है इसमें यस, ये बाइनरी फिशन इन अमीबा 8.1, और 8.1 का भी बाइनरी फिशन इन लीशमैनिया, जिसमें से अमीबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 99.9% ये क्वेश्चन इस पर आता ही आता है। एंड देन 8.2 नहीं है इम्पॉर्टेंट, 8.3 भी नहीं है, 8.4 है यस, बडिंग इन हाइड्रा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8.5 डायग्राम नहीं करना, फिगर नहीं करनी, 8.6 भी नहीं ध्यान देना है, ध्यान दे देना मतलब इसे कहीं बनाने की और इस तरह की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। देन हम चलेंगे सीधा 8.7 पे, यस, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगेन जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन आंसर शेयर किए हैं उनमें ये डायग्राम काफ़ी इजी तरीके से बना हुआ है। आप उसे देखकर भी जब आप कॉपी करेंगे तो आपको भी इजी लगेगा। देन 8.8 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो हमारी पॉलन ट्यूब बन जाती है फ्लावर में, इस पर भी इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड देन हम मूव करेंगे अब सीधा 8.10।
यस 8.10 ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगेन एनसीईआरटी में थोड़ा सा टफ दिया हुआ है, बट आप अपने नोट्स में देखेंगे तो आपको इजी मिलेगा उसमें। 8.11 ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चैप्टर 8 में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, 8.1, 8.4, 8.7, 8.10 एंड 11। बाकी जो आप पीडीएफ देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये चैप्टर भी हमारा हाफ आ रहा है। 9.1 नहीं करना, 9.2 भी नहीं, 9.3 इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एकल संकरण, ये ज़रूर करना है। एंड देन 9. ये भी यहाँ पर आपको सिर्फ 9.5 में रेशो ही लर्न करनी है, वो आपके थ्योरी क्वेश्चंस में क्लियर हो रही है, इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। येस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ये आपका जो डायग्राम है 9.6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी जिस तरह से ऐसे ये मेल फीमेल के जो रफ स्केचेस बनाए हुए हैं, ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपको यहाँ गैमीट्स, जाइगोट्स और जो नेक्स्ट जनरेशन में बनेंगे उनके क्रोमोसोम ज़रूर दिखाने हैं। ये भी आपको नोट्स में काफ़ी इजी होकर के मिल जाएगा। तो सिर्फ 2 ही हैं इसमें, 9.6 और एक था 9.3 जो कि आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। अगेन एक बार उस पर देख लेते हैं। वो आपको किसी भी तरह से आ सकता है कि रेड कलर के फ्लावर्स हैं या टॉल एंड शॉर्ट वाला है, इनमें से जैसे अब यहाँ टॉल और शॉर्ट को लिया गया तो कोई भी 2 कंट्रास्टिंग फीचर्स लिए जा सकते हैं, 2 विकल्पी लक्षण कोई भी पूछे जा सकते हैं। अब लेसन 10। सो लेसन 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में तो आप ये देखिए कि जो सबसे पहली यहाँ पर टेबल आएगी, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपके सारे बेसिक कंसेप्ट हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करनी इसमें। सीधा यहाँ पर ये भी डायग्राम डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपसे सीधा डायग्राम पूछ लिया जाए कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। यहाँ हम सीधा जो टेबल है 10.1 और 10.4, येस टेबल 10.1 इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एट डिफरेंट पोजीशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड जितने भी रे डायग्राम्स हैं ये, यस जैसे कि कनकेव मिरर के लिए 6 केसेस हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 केसेस हैं आगे। तो ये कनकेव मिरर की 6 पोजीशन और इन्हीं से रिलेटेड वो टेबल है, टेबल 10.1। और इसी तरह से ये टेबल 10.2 और कन्वेक्स मिरर्स के से रिलेटेड 2 रे डायग्राम्स, ये आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इन पर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। बट आई डू एग्री बहुत सारे बच्चों को ये टफ भी लगता है, तो जितना हो सकता है इसमें से आप ग्रैस्प कर सकते हैं उसे ज़रूर लिखिएगा एग्ज़ाम्स में, छोड़ना नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार ये चीज़ बोली गई है कि आपने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पार्ट बिल्कुल इस तरह से लीव नहीं करके आना, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आप जानते हैं वो ज़रूर लिखेंगे। ये डायग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट एज सच नहीं है, समटाइम्स एक लिटरल डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो हमारी इमर्जेंट रे है और ये जो यहाँ से लाइट की रे सीधी आ रही है उसमें क्यों गैप होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट, हम इसे नहीं कह सकते। एंड देन एक सीधा यस टेबल 10.3, ये भी ज़रूरत नहीं है। और वही अब हमके जो लेंसेज वाले अब टेबल्स हैं, यस टेबल 10.4, ये कॉन्वेक्स लेंस की जो 6 लोकेशंस के लिए, और ये आपका टेबल 10.5 कनकेव लेंस की 2 लोकेशंस के लिए एंड द इमेज फॉर्मेशन बाय देम, जो ये 6 केसेस आएंगे कॉन्वेक्स लेंस के और 2 केसेस आएंगे कनकेव लेंस के, ये इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो लेसन 10 में भी इतना ही। अब हम मूव करेंगे लेसन 11। लेसन 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो ह्यूमन आई, ये आई का स्ट्रक्चर एंड डिजीज़ रिलेटेड टू आई डिफेक्ट्स, ये चीज़ें नहीं आनी हैं, ये पोर्शन डिलीटेड है। तो सीधा अब हम रिफ्रैक्शन, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है उसकी ओर चलेंगे। यस रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसे नहीं कह सकती, ये जो डायग्राम है जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डिविएशन की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 11.5, ये जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, जो सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है, जो हमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है, विक्षेपण जिसे हम कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो 11.5, 11.6
यहाँ पर ये फिगर्स पे आप ज़रूर टिक करिए। यस 11.8 रेनबो फॉर्मेशन इंद्रधनुष का बनना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 3 इसके डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 11.9 भी आप लेंगे ज़रूर इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में, बिकॉज इससे रिलेटेड जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 2 मार्क्स का आता है तो उसमें ये फिगर बनाना कंपलसरी हो जाता है। आपको डायग्राम के थ्रू ही ये कंसेप्ट क्लियर करना है। एंड देन ये वाला डायग्राम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का है, और ये भी नहीं, नॉट दिस, यस। सो इसमें सिर्फ बहुत थोड़ा हाफ ही चैप्टर आ रहा है, तो हमारा सिर्फ एक ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वाला या स्टार की अपरेंट पोजीशन, रेनबो फॉर्मेशन एंड दिस डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट 11.6, ये 4 जो डायग्राम्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब लेसन 12 इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। यस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला पार्ट है। इसमें जो हमारी एक्टिविटीज़ और डायग्राम्स हैं, इसमें आपका जैसे 12.1 एक स्कीमेटिक डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो समटाइम बहुत सिंपली इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिगर 12.1 को टिक कर लीजिएगा। आफ्टर दैट एक्टिविटी पे चलेंगे हम। ये सिंबल्स हैं दैट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं। 12.1 नहीं, यस 12.1 जो एक्टिविटी है ये ज़रूर देखनी है ओम्स लॉ से रिलेटेड, क्योंकि इसमें आपका इस एक्टिविटी से रिलेटेड और ये ग्राफ प्लॉट करने का क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये ग्राफ है जो आपका फिगर 12.3, ये इम्पॉर्टेंट है। ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी, वैल्यूज़ वहाँ डिफरेंट होंगी, बट आपको ग्राफ प्लॉट करना है, जो आप वैसे मैथ्स में करते भी हैं कि ग्राफ किस तरह से प्लॉट किए जाते हैं। ये एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतनी खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका भी मेंशन नहीं है। ये भी जो टेबल है ये भी हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी समटाइम अगर कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो ये टेबल ऑलरेडी गिवन होता है, तो वो वैसे भी कंसेप्ट आपकी थ्योरी में क्लियर हो जाते हैं काफ़ी, कि किसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है और किसकी कम है। डायरेक्ट हम इस चैप्टर में और कोई डायरेक्ट इस तरह से कोई एक्टिविटी या किसी डायग्राम को ज़्यादा ध्यान देने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और ये कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल वाला भी जो है, ये डायरेक्टली डायग्राम बनाने को नहीं आते हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। सो हम इसे फिर भी मेंशन तो नहीं किया हुआ है, लेकिन आप इसे 12.7 रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस इन सीरीज़ को टिक कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट नहीं, ये तो क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं सब चीज़ें। वे रेजिस्टेंस इन पैरेलल वो एक बार हमने देख ही लिया, एंड यहाँ कोई डायग्राम नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। यस उसके बाद पार का हो गया, और डोमेस्टिक सर्किट का जो वो तो अब आ ही नहीं रहा है, वो हमारे पोर्शन सिलेबस से इस बार डिलीटेड है। सो चैप्टर 12 में भी बहुत कुछ नहीं है। 13 देखते हैं अब, इसमें काफ़ी डायग्राम्स होंगे। सो चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें जो आपके मस्ट डू टॉपिक्स में मेंशन है वो सीधा फिगर 13.4 है। यस ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार डायरेक्टली डायग्राम आपसे पूछ लिया जाता है। और इसके बाद वहाँ मेंशन नहीं है, बट हम अपनी तरफ से देखेंगे कि फ्लेमिंग का, जैसे ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, ये सिर्फ समझने के लिए ही है, इसके फिगर की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हम फ्लेमिंग के उस पे रूल पे ज़रूर चलेंगे। यस फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला डायग्राम 13.13 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट के साथ, इस लॉ की स्टेटमेंट के, इस रूल की स्टेटमेंट के साथ ये डायग्राम भी आपसे बनाने को बोला जाता है। इसी तरह से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेफ़्ट या राइट में से, अब ये जैसे फिगर है 13.6 ऑलरेडी बनी हुई आती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। एंड यस ये रहा 13.18 फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये भी फिगर आप ज़रूर बनाने की प्रैक्टिस करना। तो इस चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा डायग्राम्स और एक्टिविटीज़ नहीं हैं। बाकी आपके जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो ज़रूर मस्ट टू डू हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है।
चैप्टर 15 आर एनवायरनमेंट, इसमें भी कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई डायग्राम ऐसा नहीं है सिवाय फूड चेन या ये 15.2 ट्रॉफिक लेवल्स। ये बहुत ऐसी जनरल सी और बहुत इजी सी चीज़ें हैं जिन पर आपको ज़्यादा दोबारा से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो बार आप पढ़ चुके हैं, एक बार और रिवीजन में लेंगे तो दैट्स इट, वो थ्योरी से ही काफ़ी चीज़ें इनकी क्लियर हो जाएंगी। तो हमें कोई बहुत एम्फेसिस देने की ज़रूरत नहीं है। सो नथिंग इन दिस चैप्टर। चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी इंटरनल असेसमेंट के लिए था। सो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर को करने की ज़रूरत नहीं है। I hope you liked the video and found it useful for your exam preparation. So share it with your friends and classmates. Subscribe my channel so that you get all the material related to class 10 science preparation for exams. And don't forget to press the bell icon to get the notifications for all the upcoming videos. So बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, bye bye, good luck.